हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लीनियर इक्वेशन की एप्लीकेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। एप्लीकेशंस यानी कि हम इनका यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। हम इनका यूज़ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कर सकते हैं। तो हम थोड़ा बेसिक से लेके चलते हैं। मानिए हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, द सम ऑफ ए नंबर एंड 4 इज 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये जो स्टेटमेंट गिवन है हम इसको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है सम ऑफ ए नंबर एंड 4 इज 7। यहाँ पे क्या है, क्या फाइंड करना है, सम। जब हम इस तरह की स्टेटमेंट से इक्वेशन में आते हैं तो हमें एक एक शब्द का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर है सम। सम यानी कि हमें प्लस करना है, किसको प्लस करना है, सम ऑफ ए नंबर। एक नंबर है, अब हमें वो नंबर नहीं पता वो नंबर क्या होगा, तो इस केस में हमारे लिए वो एक अननोन वैल्यू हो गई और हम अननोन वैल्यू को वेरिएबल से डिनोट कर सकते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले लिख देंगे लेट द नंबर बी एक्स। वो नंबर क्या है, एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, कि सम है किसका, एक नंबर यानी कि x एंड 4। किसका सम, x का सम 4 के साथ इज 7। इज यानी कि इक्वल्स टू, इज को हम इक्वल्स टू की तरह लेंगे। तो इज 7 यानी कि हमारा जो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 7 मिलने वाला है। और ये हमें क्या मिला है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिला है फॉर द गिवन स्टेटमेंट या फिर फॉर द गिवन वर्ड प्रॉब्लम। एंड अब हम यहाँ से वो नंबर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये हमने पहले डिस्कस किया था कि हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको अकेले छोड़ना होता है। तो यहाँ पे अननोन वैल्यू x है, तो हम यहाँ पे x को अकेला छोड़ेंगे और x को अकेला छोड़ेंगे तो 4 क्या होगा, 4 दूसरी साइड आकर माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस हो रहा है। तो 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं। मानिए हमें गिवन है x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें इक्वल्स टू का साइन दिया है, इक्वल्स टू का साइन दिया है मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू हमें मिलेगी जब हम उसको 4 में ऐड करेंगे तो 7 ही मिलेगा, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं मिलेगा। तो अगर मैं इस साइड सपोज 3 प्लस करती हूँ और यहाँ पे इक्वल्स टू 7 है, तो अगर मैंने इस साइड 3 प्लस किया यानी कि लेफ्ट साइड में 3 ऐड किया तो हमें इक्वल्स टू, फिर हम इक्वल्स टू 7 नहीं ले सकते। हम इक्वल्स टू 7 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अब ये वैल्यू इक्वल नहीं रहेगी। अब यहाँ पे जो भी नंबर है हम उसमें 3 ऐड कर रहे हैं। तो अगर हमें इस वैल्यू को यानी कि अगर हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बैलेंस करना है, अब ये इम्बैलेंस हो रखे हैं, हमें अगर इनको बैलेंस करना है, यानी कि अपनी स्टेटमेंट को होल्ड करके रखना है कि LHS क्या है, RHS के इक्वल है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हमें जो भी वैल्यू मिलेगी जब उसमें 3 को ऐड करेंगे और फिर हम इस राइट साइड में भी 3 को ऐड करेंगे तो हमें इक्वल वैल्यू ही मिलने वाली है, यानी कि हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, वो बैलेंस्ड रहेगी और उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे ही जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका एक और तरीका भी अपना सकते हैं। यहाँ पर हमें वेरिएबल को अकेले ही तो छोड़ना है। अब अकेले छोड़ने के लिए एक तो तरीका क्या था, हम 4 को राइट साइड में लिया है और एक और हम क्या कर सकते थे, हम यहाँ पर इस 4 को हटा दें। ये 4 कैसे हटेगा, जब यहाँ पर 4 में से 4 क्या होगा, माइनस होगा। देखो अपोजिट होता है, क्यों, अगर ये 4 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो अगर हम 4 प्लस 4 माइनस 4 करेंगे तो 0 मिलेगा, फिर x अकेला हो जाएगा। और अगर सपोज ये 4 यहाँ पर माइनस हो रहा होता तो हम यहाँ पे 4 को क्या करते, ऐड करते, तो भी हमें यहाँ पे 0 मिलता और x अकेला हो जाता। और इन केस x से 4 इंटू हो रहा होता तो हम क्या कर देते, यहाँ पे डिवाइड कर देते, तभी भी x क्या हो जाता, अकेला हो जाता। और अगर यहाँ पे x से, अगर यहाँ पे x 4 से डिवाइड हो रहा होता तो हम यहाँ पे क्या कर देते, मल्टीप्लाई, तभी भी क्या हो जाता, x अकेला हो जाता। यानी कि हमें क्या करना होता है, हमें अपोजिट ऑपरेशन अप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ पे अगर प्लस होगा तो हम माइनस कर देंगे, माइनस हो रहा होगा तो उसका हम सेम नंबर को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उससे डिवाइड कर देंगे और डिवाइड हो रहा होगा तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा जो वेरिएबल होगा वो अकेले हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे दोनों तरफ 4 को
माइनस करेंगे दोनों तरफ, 4 इसलिए माइनस करेंगे ताकि हमारा राइट साइड और लेफ्ट साइड बैलेंस रहे, यानी कि इक्वल रहे दोनों तरफ। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 3, यहाँ से आई हमारी वैल्यू 3 और यहाँ से भी क्या आई थी वैल्यू 3। और ये तो इजी सा एग्जांपल हो गया है। चलिए एक और सिंपल स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। What should be added to twice the rational number -7/3 to get 3/7? हमें यहाँ पर बोला गया है कि हम what should be added, हम क्या ऐड करें ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3। रैशनल नंबर जो हमें गिवन है उसके ट्वाइस में हम क्या ऐड करें टू गेट 3/7। टू गेट यानी कि इक्वल्स टू हम मान सकते हैं, टू गेट 3/7 यानी कि हमें क्या मिले 3/7 मिले। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए वो अननोन वैल्यू है तो उसके लिए हम मान लेते हैं लेट द नंबर बी y। हमने माना वो नंबर y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन बनेगी व्हाट शुड बी एडेड, हमें ऐड करना है किसमें, टू द ट्वाइस ऑफ रैशनल नंबर। ट्वाइस ऑफ रैशनल नंबर जो हमें गिवन है, हमने माना y इज इक्वल्स टू 3/7। हमने माना कि y को अगर हम ट्वाइस ऑफ 7/3 में ऐड करेंगे तो हमें 3/7 मिलेगा। तो अब चलिए वैल्यू फाइंड करते हैं। अब फिर से वही करेंगे, हम y को अकेले छोड़ेंगे एंड y को अकेले छोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये वाली टर्म को राइट साइड में लेकर आएंगे। यहाँ पे 2 से इंटू करेंगे तो मिलेगा -14/3 प्लस y इज इक्वल्स टू 3/7। एंड अगर हमें y को अकेला छोड़ना है तो हम इस पूरे टर्म को यहाँ पर ले आते हैं और ये वाली टर्म यहाँ पर क्या हो रही है माइनस हो रही है, तो यहाँ राइट साइड में आकर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। सो y इज इक्वल्स टू 3/7 प्लस 14/3 एंड यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 21 आएगा एंड यहाँ पर मिलेगा हमें 9 प्लस 98। y इज इक्वल्स टू हो गया 107/21। और तो ये हो चुका है हमारा सॉल्यूशन। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 11 is 363। फाइंड द मल्टीपल्स। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सम यानी कि क्या करना है, यहाँ पर भी प्लस करना है। किसको प्लस करना है, सम ऑफ 3 consecutive multiples of 11। 11 के 3 consecutive मल्टीपल्स का। कॉन्जिक्यूटिव यानी कि आपको पता होगा जो नंबर्स लगातार चलते हैं, जैसे एक के बाद दो आता है, फिर 3, फिर 4, फिर ये 5, ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हम इनको बोल सकते हैं। और अगर हमने लिया 2 फिर नेक्स्ट 4 फिर 6, ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हो सकते हैं। एंड अगर हमने लिया 11 देन 13 देन 15, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। तो उसी तरीके से हमें मल्टीपल ऑफ 11 चाहिए जो कि क्या होंगे कॉन्जिक्यूटिव होंगे, मतलब एक के बाद एक आएंगे। 11 के मल्टीपल्स वो नंबर होंगे जो क्या होंगे 11 से डिविजिबल हो जाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो 11 के टेबल में आते होंगे। तो हमें ये नहीं पता कि ये कौन से 3 मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे पहला मल्टीपल क्या है x है। लेट फर्स्ट मल्टीपल बी एक्स। अब अगर हम आगे के 2 मल्टीपल्स की बात करें तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अगर हम 11 का टेबल देखते हैं तो फर्स्ट हो गया 11, नेक्स्ट क्या होता है 11 इंटू 2, फिर क्या होता है 11 इंटू 3, फिर क्या होता है 11 इंटू 4, इस तरीके से चलता है। और हम एक और तरीका भी देख सकते हैं, पहला है 11, अगला क्या होगा, ये जो प्रीवियस नंबर होता है हम इसी में क्या ऐड कर देंगे 11, फिर इसके बाद अगला नंबर क्या होगा इसी ही नंबर में, यानी कि जो हमें 22 मिला था हम क्या करेंगे उसमें 11 ऐड कर देंगे। और इस तरीके से हम हर बार 11 ऐड करके आगे के मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर हमारा फर्स्ट मल्टीपल हमने x लिया है तो हम नेक्स्ट मल्टीपल x प्लस 11 ले सकते हैं। तो इसीलिए सेकेंड मल्टीपल हो सकता है सेकेंड मल्टीपल बी 11 प्लस x and third one will be third multiple
11 प्लस एक्स, जो प्रीवियस होगा उसमें फिर से 11 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 22 प्लस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इक्वेशन बनाएं तो हमसे बोला गया है इन तीनों कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स का सम क्या है, 363 है। सो सम ऑफ एक्स प्लस 11 प्लस एक्स प्लस 22 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 363। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसको मॉडिफाई करेंगे और फिर हम वेरिएबल को अकेला छोड़ेंगे। सो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 3x एंड 11 प्लस 22 हो गया 33 इज इक्वल्स टू 363। एक तो अब इसको हम आगे सॉल्व करने के लिए एक तो क्या कर सकते हैं, 33 को लेफ्ट साइड लाकर माइनस कर दें क्योंकि यहाँ पर ये प्लस हो रहा है। सो 3x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 330 एंड यहाँ पे 3 इंटू और यहाँ पर आके डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू 110। ऐसे कर सकते हैं। और एक और तरीका क्या था, हम क्या करते हैं यहाँ पर 30, यहाँ पर हम 3 को कॉमन ले सकते थे। सो हम 3 को कॉमन ले सकते थे, अंदर बचता है x प्लस 11 एंड इज इक्वल्स टू 363। और फिर हम क्या करते हैं, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर राइट साइड लाकर इससे हम डिवाइड कर देते। सो x प्लस 11 इज इक्वल्स टू होता 121, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा एंड 3 वन ज़ा। सो x इज इक्वल्स टू 121 माइनस 11 करते हैं एंड x इज इक्वल्स टू क्या आता, फिर से 110 आता, जो कि क्या है, इसी के इक्वल है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे। तो ये तो होगी हमारी अननोन वेरिएबल की वैल्यू। हमसे बोला गया हमें तीनों मल्टीपल्स को बताना है कि वो कौन कौन से मल्टीपल्स होंगे। तो फर्स्ट मल्टीपल हमारा x था, तो फर्स्ट मल्टीपल हमारा आ चुका है 110। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट मल्टीपल विल बी 110 एंड अगर हम सेकेंड मल्टीपल की बात करेंगे तो 110 प्लस 11 एंड 110 प्लस 11 121 एंड थर्ड मल्टीपल हो जाएगा 121 प्लस 11, जो प्रीवियस 1 होगा उसमें 11 ऐड करना है। सो ये हो चुका है 132। तो ये हो चुके हैं हमारे तीनों मल्टीपल्स ऑफ 11 जिनका सम क्या होगा 363। An isosceles triangle has a perimeter of 30 centimeter. Its equal sides are twice as long as the third side. Find the length. Find the length of the three sides. क्वेश्चन में हमें एक आइसोसेल्स ट्राइंगल गिवन है और उसका पेरीमीटर गिवन है। कंडीशन गिवन है कि इट्स इक्वल साइड्स आर ट्वाइस। इक्वल साइड्स यानी कि जो आइसोसेल्स ट्राइंगल होता है उसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं। इट्स इक्वल साइड्स यानी कि इसकी जो इक्वल साइड्स हैं वो थर्ड साइड्स का क्या है, ट्वाइस है, यानी कि 2 टाइम्स है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर थर्ड साइड x है तो हमारी जो इक्वल साइड्स होंगी वो 2x और 2x हो जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग फिर हम इक्वेशन बना के सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको ये पता कैसे चलेगा कि हमें x किसको मानना है, हमें x इक्वल साइड्स को मानना है या जो थर्ड अनइक्वल साइड है उसको मानना है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो 2 इक्वल साइड्स हैं वो क्या हैं, वो ट्वाइस ऑफ थर्ड साइड है। यानी कि अगर थर्ड साइड x होती है तो वो क्या हो जाएंगी, 2x हो जाएंगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर थर्ड साइड को मान लेते हैं कि वो x सेंटीमीटर की है। सो लेट लेंथ ऑफ थर्ड साइड बी x सेंटीमीटर। तो दोनों इक्वल साइड कितनी हो जाएंगी, सो ईच ऑफ 2 इक्वल साइड्स विल बी क्या हो जाएंगी, ट्वाइस ऑफ थर्ड साइड, यानी कि 2
2 टाइम्स ऑफ x सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि इनका जो पेरीमीटर है वो है 30 सेंटीमीटर। किसी भी गिवन क्लोज्ड कर्व की बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है वो क्या होती है, पेरीमीटर होती है। यानी कि ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड का सम हमें गिवन है। सो x प्लस 2x प्लस 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 30। तो यहाँ से हमें मिला 5x इज इक्वल्स टू 30। x हो जाएगा 30/5 यानी कि 6 सेंटीमीटर। x 6 है यानी कि हमारी जो थर्ड साइड होगी, लेंथ ऑफ थर्ड साइड क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। सो लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड each of and length of each and length of each of two equal sides is equals to twice of थर्ड साइड यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो ये निकल चुकी है हमारी तीनों साइड्स और इनका सम देख लीजिए 30 ही आने वाला है। 12 हो जाएगा 24 एंड प्लस 6 हो गया 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ स्टूडेंट साइकिल्स फ्रॉम हर होम to the study center in 20 minutes. The return journey is uphill and takes her half an hour. If her rate is 8 centimeter per hour, slower on the return trip, how far does she live from the study center? क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्टूडेंट अपने घर से स्टडी सेंटर जाता है साइकिल पर कितने मिनट में, 20 मिनट में। बट जब वो वापस आता है तो वो चढ़ाई करके आता है, और जब वो चढ़ाई करता है तो उसको कितना टाइम लगता है, हाफ एन आवर लगता है, आधा घंटा लगता है। यानी कि पूरे 30 मिनट, जाते हुए उसको 20 मिनट लगते हैं और आते हुए 30 मिनट लगते हैं, यानी कि 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं। इफ हर रेट इज 8 किलोमीटर पर आवर, हमारा यहाँ पर क्या बोला है, जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाती है, स्लोअर हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर कंपेयर किया गया है कि पहले उसकी जो भी स्पीड थी, यानी कि जब वो घर होम से स्टडी सेंटर जाती है तो उसकी जो भी स्पीड होती है वो आते टाइम क्या हो जाती है, 8 किलोमीटर पर आवर के रेट से लो हो जाती है, कम हो जाती है। सो हमसे पूछा गया है हाउ फार डज शी लिव फ्रॉम द स्टडी सेंटर, यानी कि उसके होम और स्टडी सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है, हमसे ये पूछा गया है। हम मान लेते हैं, देखिए हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि घर और स्टडी सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो हमें पता नहीं है। हम उसको ले सकते हैं लेट द डिस्टेंस बिटवीन द होम एंड स्टडी सेंटर इज इक्वल्स टू x किलोमीटर। तो हमने मान लिया कि स्कूल और घर के बीच में x किलोमीटर का डिस्टेंस है। मोस्टली केसेस में आप ये पाएंगे कि जब हमें वर्ड प्रॉब्लम में जो भी चीज़, जो जिस वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोला जाता है, हम अधिकतर उसको ही हमें x भी लेट करना होता है। उसको लेट करने के बाद हमें जो भी कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होती है हम उससे इक्वेशन बना लेते हैं, पर सभी केसेस में ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हमें क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये आइडिया हो सकता है कि कब हमें जो चीज़ पूछी गई है उसी को एक्सलेट करना है और कब हमें किसी दूसरी इंफॉर्मेशन को एक्सलेट करना होगा। तो हमने माना डिस्टेंस जो होम और स्टडी सेंटर के बीच में x किलोमीटर का है और टाइम टेकन टू गो फ्रॉम होम टू स्टडी सेंटर। जब स्टडी सेंटर जाते तो टाइम कितना लगता है, 20 मिनट्स का लगता है। और हम इसको आवर्स में चेंज कर लें तो 20/60 यानी कि 1/3 आवर उसको जाते हुए लग जाते हैं। अब हमें यहाँ पे रिलेशन, हमें देखो कैसे पता चलेगा कि जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो हमें रिलेशन डिस्टेंस से मिलेगा, टाइम से मिलेगा या फिर स्पीड से मिलेगा। यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर ये बोला गया है कि आते हुए जब वो रिटर्न जर्नी करती है
तो उसकी स्पीड 8 किलोमीटर रेट से कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो स्पीड को लेकर ही तो है ना। तो जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो वहाँ पर हम दोनों टाइम यानी कि जाते हुए की जर्नी और वापस आते हुए की जर्नी की स्पीड से ही बनाएंगे, क्योंकि हमें दोनों की स्पीड में डिफरेंस गिवन है। तो हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ साइकिल व्हेन वन गोज फ्रॉम होम टू स्टडी सेंटर क्या हो जाएगी। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारा डिस्टेंस है एक्स और टाइम के आगे हमारा 1/3, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से 3 किलोमीटर पर आर क्या है उसकी जाते टाइम की स्पीड है। और अगर हम रिटर्न जर्नी की बात करें सो टाइम टेकन टू कवर रिटर्न जर्नी वो हो जाएगा 30 मिनट यानी कि 1.5 आवर। एंड तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, स्पीड ऑफ साइकिल ड्यूरिंग रिटर्न जर्नी वो हो जाएगी क्या, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि 2x किलोमीटर पर आवर। एंड अब हम अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि दोनों स्पीड में x किलोमीटर पर आवर का गैप है, यानी कि 3x एंड -2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और यहाँ से x इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 8, x की वैल्यू 8 आ गई, यानी कि हमारा डिस्टेंस हमें मिल चुका है। तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस दस डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्टडी सेंटर इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर। ये हो चुका है हमारा डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज द टाइम फॉर विच द अमाउंट इज इन्वेस्टेड। इफ 1000 rupees left at interest for 2 years earns rupees 110, find the amount of interest earned by 5000 rupees for 3 years। देखिए हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल अमाउंट के। तो हम इसको बोल सकते हैं कि एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जितना ज़्यादा हमारा प्रिंसिपल होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा। एंड आगे बोला गया है एज वेल एज द टाइम फॉर विच द अमाउंट इज इन्वेस्टेड, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड साथ ही साथ वो टाइम के भी प्रोपोर्शनल होगा जितने टाइम के लिए उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है। सो सिंपल इंटरेस्ट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। इफ ₹1000 लेफ्ट एट इंटरेस्ट फॉर 2 years अन 110, यानी कि अगर 1000 रुपये पर 2 साल के लिए इंटरेस्ट देते हैं तो कितने रुपए बनता है, 110 रुपये बनता है। हमसे पूछा गया कि 3 साल के लिए 5000 रुपयों पर कितना इंटरेस्ट कमाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें गिवन है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड सिंपल इंटरेस्ट टाइम पीरियड के भी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम इस बात को इस तरीके से लिख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी इंटू टी, इस तरीके से लिखा जा सकता है क्योंकि वो दोनों के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल हो गया, के टाइम्स ऑफ पी टी के इक्वल हो गया, जहां पर के क्या है, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, हमें हमें पहले के की वैल्यू पता होनी चाहिए तभी हम अपना सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो हम पहले के की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन था 1000 रुपये पर 2 साल के लिए 110 रुपये का इंटरेस्ट कमाया जाता है। तो इन वैल्यूज को यूज करके हम अपनी के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे,
हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 110 रुपये, वैन प्रिंसिपल क्या होता है 1000 रुपये, और टाइम पीरियड होता है 2 साल का। तो यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 10,110। हमें अननोन वैल्यू को अकेले छोड़ना होता है, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर लेफ्ट साइड आकर डिवाइड हो जाएंगी। तो 1,1,1,000/2, एंड यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, हमें मिला 11/200। और ये हो चुकी है के की वैल्यू। हमारा जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो 11/200 रहेगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हमें एसआई फाइंड करना है, जहाँ पे प्रिंसिपल 5000 है एंड टाइम क्या है 3 ईयर्स है। सो हमें पता ही है एस आई इज इक्वल्स टू होता है के पी टी। हमें एस आई फाइंड करना है, के की जगह हम 11/200 लेंगे, प्रिंसिपल 5000 है और टाइम पीरियड 3 साल का है। हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा एस आई इज इक्वल्स टू 825। ये हो चुका है हमारा आंसर। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे ignu.math पर जाकर मैसेज कर सकते हैं या अपने क्वेश्चन की पिक्चर सेंड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।